हर सवाल के पीछे एक कहानी है और वेन डायग्राम उस कहानी का किस्सा। तो मैं हूं करण सिंह गई और इसी कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं विद आवर थर्ड टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो इन प्रीवियस टॉपिक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम जितना ज़्यादा इस चैप्टर में ग्राफिकली ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा हमको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सो वेन डायग्राम्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट सेट्स। और जितना ज़्यादा आपका वेन डायग्राम में हाथ बैठेगा उतनी ईजिली आप सेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लाइक इन क्लास 12 जब हम एक प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर कवर करेंगे उसमें भी वेन डायग्राम को काफ़ी हेल्प करने वाले। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी बिहाइंड वेन डायग्राम और फिर हम समझते हैं कैसे हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सो नाउ मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम। Now Venn diagrams are named, किसके पीछे ये named है? These are named behind an English logician John Wayne, जिनका बर्थ इस समय हुआ था, that is irrelevant to us. These diagrams consist of rectangles and closed curves, usually circles. तो इसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में अगर आपने कवर किया है बेटा, तो एक दिखाया था कि रेक्टेंगल रहता है जिसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यूनिवर्सल सेट से, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ अवर वेन थ्योरी, दैट इज वेन डायग्राम। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स बाय सर्कल्स। जो मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बोलूँ, मेरा है रियल नंबर्स का, तो इसके अंदर क्या आ सकते हैं, रेशनल एज वेल एज इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, तो z एंड t, रियल नंबर्स को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। So this is the idea behind Venn diagrams कि हम उसमें यूनिवर्सल सेट को रखेंगे और सारे जो भी उसके सबसेट्स होंगे उसको हम ऐसे दिखा सकेंगे। So it is the best way of understanding the problems of sets. Now next, अब मैंने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, उससे आपको और बेटर क्लियरिटी आएगी कि होता क्या है वेन डायग्राम, कैसे हम उसको लिखते हैं। जैसे हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट को समझते हैं, हमारा जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो ये है, ठीक है। क्या है उस इलस्ट्रेशन में, इन फिगर 1 यूनिवर्सल सेट जो है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में अगर आता है तो आप क्या कर सकते हो, बीच के एलिमेंट्स में डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करके फिर लास्ट वाला एलिमेंट लिख सकते हो। अगर सपोज ऑल नेचुरल नंबर्स होता तो हम क्या करते, 1 2 3 फिर ऐसे डॉट कर देते, तो अंडरस्टूड होता कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। बट अभी हमारे प्रॉब्लम में 10 तक जा रहा है। सो नाउ इट रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट of which A is equal to 2 4 6 8 10 is a subset। क्योंकि होगा, क्यों होगा, क्योंकि अगर हम all natural numbers 1 to 10 ले रहे हैं तो even natural numbers भी आएंगे। तो देखो यूनिवर्सल सेट में क्या लिख दिया इसने, ये लिख दिया, और A एक सबसेट बना दिया, उसमें क्या किया, even natural numbers लिख दिया, ठीक है। तो जो A वाला है वो क्या है, सबसेट ऑफ U है, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और ये तरीका है हमारा रिप्रेजेंट करने का। क्यों, अब आप इससे ये मत लॉजिक लगा लेना कि क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर्स बाहर लिखे हुए हैं रेक्टेंगल के, सर्कल के, तो वो कंसिडर नहीं, वो होंगे, क्योंकि सब चीज हम मानेंगे कि वो रेक्टेंगल के अंदर, यानी कि ऑल दीज एलिमेंट्स विच आर 1 to 10 आर विद इन दिस रेक्टेंगल। लेकिन अगर हमको दिखाना है तो हम अगर सपोज इस पूरे को डिस्पर्स कर देंगे तो रिप्रेजेंटेशन बेटर नहीं दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, ए के जितने एलिमेंट्स हैं ए वाले सेट के, उसको हमने सर्कल में लिख दिया, विच आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ यू, और जितने रह गए हैं से उनको हमने बाहर लिख दिया। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर सेट्स इन फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन 2 इन विच एलिमेंट्स आर 1 2 3 till 10। अगेन वही यूनिवर्सल सेट है हमारा। नाउ ए वाला जो सेट है उसमें क्या है, 2 4 6 8 10 है, और बी एक और आ गया आपका, पहले तो यही था, एक और आ गया सपोज, जिसमें 4 6 हैं, आर सबसेट्स एंड ऑल्सो बी बिलोंग्स टू ए। यानी कि देखो इसमें क्या लॉजिक आपका लग गया कि अब आपके 3 सेट हैं जो वेन डायग्राम बहुत इजीली दिखा देगा। जो बी वाला सेट है उसमें 4 और 6 हैं, ठीक है, और ए वाले में क्या है, 2 4 6 8 10। तो देखो ए वाला इसके बाहर आ जाएगा जिसमें है 2 4 6 8 10, तो 8 10 इसने बाहर रखा क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अगर हम पढ़ेंगे इसको कैसे, हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंटिटी पे जाएंगे, जो बी वाला सर्कल है, तो हम उसके एलिमेंट्स देख लेंगे, बी के यानी कि 4 6, रीड हमको ऐसे करना है। फिर हम क्या करेंगे, मूविंग फॉरवर्ड ए पे जाएंगे, ठीक है। तो ए पे जाएंगे तो क्या 4 6 तो इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि ये सर्कल जो है छोटा वाला वो इंस्क्राइब्ड इनसाइड दिस बिगर सर्कल, तो हमारे 4 और 6 भी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड रहेंगे, यानी कि 4 और 6 इंक्लूडेड है।
और फिर जब हम ए लिखेंगे तो 4 6 ऑटोमेटिकली हम ले लेंगे, 2 8 और 10 बाहर बचे वो भी लिख देंगे। मैंने आपको बताया ऑर्डर डजंट मैटर, तो चेक करो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 आ गया। अब जब आप यूनिवर्सल की करोगे, यूनिवर्सल में क्या है, जितने हैं वो पूरे कंसिडर हो जाएंगे, तो 1 2 till 10। So this is our illustration number 2. We represents the elements of a set in form of Venn diagram. So इस तरीके से with help of rectangle and circle हम set को दिखा सकते हैं, ठीक है। Moving further, now we understand some operation on sets, जैसे कि union of sets क्या होता है। ये जो मैंने आपको बताया, जो set theory है बहुत बेसिक है, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, इसके जो हम छोटे छोटे कंसेप्ट सीखते जाना है, वो सारे हमको बाद में हेल्प करेंगे। और अगर हम यहाँ पे कुछ हमको कंफ्यूजन रह गया, तो आगे चल के हम ब्लंडर करने वाले हैं। तो अपने को ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि यूनियन क्या होता है, आगे इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ all the elements of A and all the elements of B, the column elements, जो भी common elements होंगे, being taken only once. So this is the definition. अब इसको हम एक न्यूमेरिकल फॉर्म में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिंबल इसका क्या होता है, U से हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को। सिंबॉलिकली वी राइट A यूनियन B एंड यूजली रीड एज A यूनियन B, ठीक है। ये U से आप दिखाओगे यूनियन को। जब ये उल्टा U आएगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्शन को। अब देखो एक एग्जांपल से हम अभी समझेंगे ना, तो एकदम डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी क्या है। एग्जांपल है, ए आपका कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, बी आपका कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 6 8 10 12, तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, सारे एलिमेंट्स ए और बी के जिस सेट में होंगे वो हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा। तो चलो भाई ए के उठाते हैं, पहले 2 4 6 8 आ गए ए के सारे, अब बी के उठाते हैं। तो बी के अगर उठाएंगे तो आपको दिख रहा होगा 6 और 8 ऑलरेडी है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमारी डेफिनेशन ही कह रही है कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। तो कॉमन एलिमेंट्स ओनली टेकन वंस, सो 6 and 8 वी आर गोइंग टू एक्सक्लूड। अब कौन से रह गए इसके बाद, 10 और 12। तो ये देखो, तो हमारा यूनियन क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी विल बी 2 4 6 8 10 12। तो इस तरीके से हम यूनियन को डिफाइन करते हैं। नोट दैट कॉमन एलिमेंट्स 6 and 8 हैव बीन टेकन ओनली वंस व्हाइल राइटिंग ए यूनियन बी। सो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ यूनियन। Next, the union of two sets A and B is the set C, which consists all those elements which are either in A or in B, including those which are in both. In symbols, we write A union B. अब हम इसको set builder form में लिखें तो X where X belongs to A और X belongs to B, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो the union of two sets can be represented by a Venn diagram as shown in the diagram, जो कि मैंने आगे दिखाया। The shaded portion of the diagram represents intersection. तो ये देखो, अगर मैं A और B को रिप्रेजेंट करूं तो मैं क्या करूंगा, एक तो मेरा यूनिवर्सल सेट रहेगा, उसके अंदर रहेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स का। अब A में कुछ एलिमेंट्स थे, B में कुछ थे और कुछ कॉमन भी थे। तो ये वाला पार्ट जो मेरा दिखाता है ना, ये दिखाता है इंटरसेक्शन को, उल्टा यू आ जाता है इंटरसेक्शन भी, यानी कि कॉमन वाले। जैसे हम वही वाला एग्जाम्पल लें तो देखो A में हमने क्या लिया था, 2 4 6 8 लिया था, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 4 6 8, ठीक है। और मैंने बी वाले एग्जांपल क्या लिया था, 6 8 10 12, 6 8 वापस से 10 12, ठीक है। 6 8 क्या है, कॉमन वाला आ गया पार्ट, ठीक। तो इसको ही हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। और 2 4 अलग और ये अलग। यूनिवर्सल सेट में तो ऑल रियल नंबर्स होती है, सारे नंबर्स ही आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट आवर सेट्स इन फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। तो ये सेट थ्योरी क्या है, हमने दिखाई है यूजिंग वेन डायग्राम। नाउ नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस ऑफ यूनियन पढ़ लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो देखो, पहला होता है अपना कम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि आप इधर से पहले एलिमेंट्स काउंट करो, उधर से करो, डेफिनेशन उसको वैसे ही बना देगी। सो दिस इज द फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ विच इज एप्लीकेबल इन अवर सेट थ्योरी। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी फिर यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी और बी यूनियन सी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। तो आप अगर ऐसी यूनियन निकालना चाहो तो भी रिजल्ट सेम आएगा, अगर आप इस तरीके से भी निकालोगे तो सेम आएगा। बाय विच थ्योरी, विच लॉ सपोर्ट्स दिस, एसोसिएटिव लॉ सपोर्ट्स दिस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। तो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। अब देखो, फाई जो अपना सेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम काउंट करें, 12 चेस लगा के 11 ही रहेंगे।
तो अपन फाई भी हर किसी के सेट में आ जाता है। तो अगर आप यूनियन फाई के साथ करोगे तो वापस से आपको ए दे देगा, और ये कहलाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, आइडोपोटेंट लॉ कहलाता है। क्यों? क्योंकि ए का आप यूनियन ए के साथ ले रहे हो तो ए के एलिमेंट्स ए के साथ वही एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे जो ए में। नेक्स्ट इज यू यूनियन ए विल बी यू, ऑलवेज करेगा लॉ ऑफ यू। क्यों? क्योंकि आप यूनियन निकालना चाहोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल में तो सारे ही नंबर्स काउंट हो जाएंगे। अगर ए में आपके सपोज 2 ही हैं 1 2, तो यू में तो सारे इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो भी आपकी एग्जिस्ट कर सकते हैं रियल नंबर्स। तो यू के साथ आप जब भी यूनियन लोगे तो आपको यूनियन ही मिल जाएगा, दैट इज लॉ ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जो मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट अपन किससे करते हैं, उल्टा यू बना देते हैं वहां पे। तो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए एंड बी is the set of all elements which are common to both A and B. The symbol ये intersection का उल्टा U is used to denote the intersection. The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. तो देखो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये वाले एलिमेंट्स हैं जो कि A और B में बोथ में अकर कर रहे हैं, दैट इज 6 and 8। तो इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट जो हमारा है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, symbolically we write A intersection B where X belongs to A and X belongs to B, यानी कि वही दिखा रहा है कि ऐसा सेट बना हुआ जिसमें जो एलिमेंट्स वो दोनों सेट में कॉमन होने चाहिए, तो वो हमारा इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट का। अब देख लेते हैं एग्जांपल से। सपोज A में ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, B में ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो फाइंड इंटरसेक्शन एंड हेंस शो दैट A intersection B is equal to B। तो देखो A में तो हमारे 10 तक के सारे नेचुरल नंबर्स डाल दिए, और उसमें क्या किया, ऑड नेचुरल नंबर्स डाल दिए लेस देन 8, तो 2 3 5 7 आ गए। तो देखो इंटरसेक्शन जब आप निकालोगे तो कॉमन वाले ये मिल जाएंगे, ठीक है, यानी कि बी वाला सेट बन जाएगा। और क्या बोल रहा है फिर बाद में, ये भी प्रूफ कर दो कि बी तो होगा ही वो। क्यों? क्योंकि बी वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो तो सारे हमारे इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। ये भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रूव हो गई यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट A intersection B is equal to 5, यानी कि empty set है, कुछ भी कॉमन है ही नहीं A and B में, तो these are called as disjoint sets। ये हमारी एक डेफिनेशन है किसकी, disjoint sets की, कि अगर A and B में कुछ भी कॉमन नहीं, देखो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, अगर ऐसे कुछ इंटरसेक्शन हो रहा होता तब हमको कॉमन एलिमेंट मिलते, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, नो इंटरसेक्शन, कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस केस में ये हमारे सेट्स क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। सो दीज आर बेसिक डेफिनेशन जो आप कभी भी पूछ सकते हैं वो एक नंबर में। तो आप जितना ज़्यादा क्लियरिटी सब्जेक्ट पढ़ोगे बहुत ईजी है, सीरीज में जैसा मैंने पढ़ा वैसे पढ़ोगे, हर चीज़ एकदम लॉजिकली याद हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल लेट A is equal to 2 4 6 8 and B is equal to 1 3 5 7, then A and B are disjoint sets because there are no elements which are common to A and B. The disjoint sets can be represented by means of Venn diagram। अब देखो जैसे मैं A बनाऊँ तो 2 4 6 8 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 2 4 6 8, इसमें क्या लिखना है, 1 3 5 7। यूनिवर्सल में मैं क्या लिख दूंगा, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें सारे आ गए। अब देखो कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या बीच में, नहीं आ रहा है, यानी कि हमारे ये दोनों सेट्स को हम क्या कह सकते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से यूनिक हैं, कोई भी हमको कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे यूनियन की थी प्रॉपर्टीज वैसे इंटरसेक्शन की, अब इसमें भी कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल होता है। आप ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन है, एक ही बात है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन टू सी, ए इंटरसेक्शन टू बी इंटरसेक्शन सी, ये भी सेम आएगा, जो मर्जी आप करो। क्यों? क्योंकि हमको कॉमन पोर्शन देखना है ना, हम इन दोनों का देख लें फिर बाद में सी का देखें, पहले बी एंड सी का देख लें फिर ए का देखें। वेन डायग्राम से भी आप बना के चेक कर सकते हो, कोई भी एग्जांपल अपने मन से लेना और चेक करना, ये लॉ एप्लीकेबल होंगे। सेम इज द केस विद फाई, यानी कि एम्प्टी सेट के साथ भी यही आएगा। आप एम्प्टी सेट के साथ लोगे एम्प्टी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई मेंबर ही नहीं है, तो एम्प्टी आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन। ए के साथ लोगे यूनियन का, तो यूनियन में तो सारे ही हैं, तो जितने ए में होंगे वो आ जाएगा, तो ये लॉ ऑफ फाई एंड यू है। अब ए इंटरसेक्शन ए लोगे ए आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो आइडम्पोटेंट लॉ है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लोगे तो यहाँ पे केस बदल जाता है, तो यहाँ पे आपका लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इधर में क्या केस होगा, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों का यूनियन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज इंटरसेक्शन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर यूनियन। दिस कैन बी सीन इजिली फ्रॉम द फॉलोइंग समरी। देखो इस समरी में मैंने क्या किया, सारे समराइज कर दिया, आपके जो भी मैंने पीछे प्रॉपर्टीज आपकी लिखी थी वो सारी समराइज कर दी।
कि आपका जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन से। अब ये बहुत ईजी है, आपको ये अगर चेक करना, कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेना, उससे आप चेक करोगे सेम ही चीज अकर करेगी। तो दीज आर बेसिकली समरी जो मैंने आगे आपको एक्सप्लेन की हुई। जैसे क्यूमुलेटिव लॉ में क्या होता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, कि आप पहले ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है। एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है, ग्रुपिंग डज नॉट मैटर, कि ए एंड बी का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो या बी एंड सी का बाद में इंडिविजुअल्स ले रहे हो तो भी सेम रिजल्ट आएगा। लॉ ऑफ फाई एंड यू वैसे हमने कवर किया कि फाई के साथ कुछ भी कॉमन आएगा नहीं, तो फाई, यू के साथ वही कॉमन आएगा जो ए में है, तो ए। आइडोपोटेंट लॉ, ए में सारा वही ए का कॉमन आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी चीजें, आपको कुछ नहीं करना है, आएगा ऐसा प्रॉब्लम, जो सेट होगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो और आंसर निकाल। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है, ये अपने को देखना है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। जैसे हम वेन डायग्राम से देखें तो ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ सेट क्या होगा, ए में तो बिलोंग करें, बी में ना करें, यानी कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट आप हटा दो, तो ए माइनस बी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वी राइट इट एज ए माइनस बी एंड रीड एज ए माइनस बी, इस तरीके से हम लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो तो सेट ए में अगर एलिमेंट्स है 1 to 6 नेचुरल नंबर्स, इसमें है इवन नेचुरल नंबर्स, तो हमको ए माइनस बी निकालना, बी माइनस ए। तो देखो ए माइनस बी करोगे आप तो ऐसे एलिमेंट्स ए में ढूंढो जो सिर्फ ए में हो, ये है डेफिनेशन, बी में ना हो। तो देखो बी में कौन कौन से वो स्ट्राइक कर दो, 2 है, 4 है, 6 है, तो ये हटा दो तो कितने बचेंगे, ए वाले आएंगे। तो सिंस दीस एलिमेंट्स बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी, अब बी माइनस ए करना है तो क्या करो, ए में जो है उनको स्ट्राइक करो, तो 2 है ए में, 4 है, 6 भी है तो हटा दो, तो सिर्फ 8 है। सिंस द 8 एलिमेंट बिलोंग टू एन वी नो दैट। अब देखो दोनों निकाल लिया हमने, डेफिनेशन पढ़ ली। अब ये भी हम नोट कर सकते हैं कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब कि जिस ऑर्डर में आप लिख रहे हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन दिस ऑर्डर जो ये लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको निकालने को बोल रहा है। तो यहाँ पे वो वाली अपनी जो प्रॉपर्टी अपन लगा के गए पिछली, कौन सी कम्यूटेटिव, वो वैलिड नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस a। दिस इज द डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर ये अगर करेगा तो इसकी कॉम्प्लीमेंट इवेंट अगर नहीं करेगी। जैसे अगर हेड आ रहा है तो टेल नहीं आएगा, ठीक है। उस तरीके से सेट में अगर मैं बात करूं तो यू बी द यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। तो ठीक है, यू हो गया जिसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसका डिवाइजर जो होगा 1 इन इटसेल्फ, तो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ऐसे करके। ए बी द सबसेट ऑफ यू विच कंसिस्ट, अब ए क्या है, सबसेट ऑफ यू है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस प्राइम नंबर्स दैट आर नॉट डिवाइजर्स ऑफ 42, मतलब जो 42 के डिवाइजर्स नहीं है। तो मतलब ए अगर मैं सेट बिल्डअप करूं तो क्या लूंगा, x बिलोंगिंग टू यू एंड x इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 42। तो देखें हम 2 क्या है, u में तो एग्जिस्ट करे क्योंकि वो प्राइम नंबर है, मगर डज नॉट बिलोंग टू a क्योंकि ये डिवाइजर है 42 का, तो हट गया वो। सिमिलरली इसी मैनर में 3 भी हट जाएगा क्योंकि वो डिवाइजर है 42 का। 7 भी हट जाएगा, तो हमारे सेट से 2, 3 और 7 गायब हो गया। तो नाउ 2, 3, 7 आर द ओनली एलिमेंट्स ऑफ u which do not belong to A. The set of these 3 prime numbers, that is 2, 3, 7, is called the complement of A with respect to U, and this is denoted by A. क्यों complement of A है, क्योंकि A क्या बोल रहा है मेरे को, A मेरे को बोल रहा है सबसेट ऑफ U है, मतलब सारे जितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं वो हैं, लेकिन डिवाइजर्स ऑफ 42 नहीं होने चाहिए। तो मेरे जितने भी प्राइम नंबर्स थे उससे 2, 3 और 7 हट गया, तो मेरा बचा 5, 11। नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, 13 होता है, नेक्स्ट 17 होता है, 19 होता है। तो ये तो पूरा इनफाइनाइट चलता है, लेकिन कौन कौन से हट गए मेरे, ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लिखूं तो मेरे हट गए 2, 3 और 7। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वाले साइन से एक हम कॉमा लगा देते हैं, तो ये एक कॉमा लगा दिए तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या दिखा रहा है, 2, 3, 7, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर्स जो कि डिवाइजर्स नहीं है 42 के। लेकिन हमारा डेफिनेशन क्या था, ऐसे प्राइम नंबर्स चाहिए जो 42 के ना बाकी हों। तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या है, जो इस इवेंट में अकर नहीं करेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नाउ वी हैव कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट 2, 3, 7, thus we see that a is equal to a dash is equal to x belonging to u and x does not belong to a. This leads to the following definition कि u be the universal set and a be the subset of u, क्योंकि ये था हमारा। Then the complement of A is the set of all the elements of U which are not elements of A.
यानी कि जो भी एलिमेंट्स नहीं होंगे ए के वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। सिंपली वी राइट ए डैश टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू यू, दस ए डैश इज इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू यू, यानी कि ऑल यूनिवर्सल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे वो वाले जो ए सेट में नहीं आते। सो ऑब्वियसली ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये हम लिख सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि क्या डेफिनेशन बन जाएगा, सारे एलिमेंट्स यू के आ गए और वो सारे हट गए जो ए में है। जैसे देखो ए सेट क्या बना, ये बना, यू वाला हमारा क्या बनेगा, प्राइम नंबर्स आ जाएंगे 2 3 5 7 इनफाइनाइट। तो इसने क्या किया, यू में से ए हटा दिया, यानी कि 5 हटा दिया, 3 हटा दिया, 2 हटा दिया, 7 और बचे वाले रख लिए। तो ये वही तो बन गया अपना, समझ में आया आपको? तो ये क्या बन गया हमारा, u माइनस ए ही बन गया। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। भाई एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट u बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 ऑफ अ कोएड स्कूल। को एजुकेशनल मतलब वहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। एंड a बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11। तो देखो अगर a कोई सेट हो गया गर्ल्स का ऑफ द स्कूल, तो हमारा a डैश क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट बिकम द सेट ऑफ बॉयज इन स्कूल। ये समझ में आया आपको? सो इस तरीके से हम जो है कॉम्प्लीमेंट का जो कंसेप्ट है वो यूज कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट u बी 1 2 3 4 5 6 एंड a बी 2 3 एंड b इज इक्वल टू दिस वन। तो अभी अच्छा प्रॉब्लम है, तो फाइंड a डैश b डैश यूनियन इंटरसेक्शन एंड हेंस सो दैट दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल। तो देखो एक एक करके सब सेट दिए हम निकालते हैं, a का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो देखो a का कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, a वाले मेंबर्स को छोड़ के सब, a में क्या है 2 एंड 3 है, तो यूनिवर्सल सेट से 2 3 घटाओ, 2 3 को स्ट्राइक कर दो, तो क्या 1 4 5 6 बन गया। अब क्या है, b वाला सेट हमको दिया 3 4 5, तो b का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 3 4 5 हटाओ, 3 4 5, तो क्या क्या बचेंगे 1 2 6, तो 1 2 6। अब a यूनियन इंटरसेक्शन b डैश निकालना है, तो देखो इंटरसेक्शन में कॉमन वाले बस लेना होंगे, तो क्या क्या कॉमन आ रहा है 1 और 6, तो देखो 1 और 6 आ गया, मेरा 1 और 6 कॉमन है, तो देखो इंटरसेक्शन है। यूनियन निकालना है a और b का, तो देखो यूनियन a और b का निकालने के लिए क्या होता है, सारे एलिमेंट्स हम ले लेते हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, तो 2 आएगा, 3 2 बार, 3 एक बार और 4 5, तो देखो 2 3 4 5 आ गया। अब देखो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लूं तो क्या होगा, a यूनियन b में जितने एलिमेंट हैं वो हटा दो यूनिवर्सल से। कौन कौन से एलिमेंट है a यूनियन b में, 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 घटा दोगे तो 1 और 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 1 और 6 आ गया, तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट में निकाल रहा हूँ तो 1 6 आ रहा है। और अगर मैं a कॉम्प्लीमेंट और b की कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालूं तो a का कॉम्प्लीमेंट ये है, b का ये, कॉमन देखो इसमें क्या है 6 है, तो देखो वो भी 1 और 6 आ रहा है, 1 और 6 आ रहा है कॉमन। तो हम ये कह सकते हैं इट कैन बी शोन दैट द अबव रिजल्ट इज ट्रू इन जनरल। क्या जो हमको प्रूव करने को बोला था कि क्या शो करना है कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट लो आप, या फिर a का कॉम्प्लीमेंट लो b का कॉम्प्लीमेंट लो, उसका इंटरसेक्शन लो, तो देखो दोनों चीजें सेम आ रही, हमने ये प्रूव कर दिया। सो दिस होल्ड्स ट्रू इन जनरल। If a and b are any two subsets of the universal set U, then a union b का whole यानी कि complement a union b का complement is equal to a का complement intersection b का complement। Similarly, a union b का complement, in other words हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं by using Morgan's law। इसको ही बताने के लिए अपन ने वाला एग्जाम्पल देखा था कि Morgan's law कहता क्या है। Morgan's law वही कहता है जो हमने अभी प्रूव किया है, that the complement of the union of the two sets। complement हमने लिया था दोनों का और उनका यूनियन लिया था, ठीक है, is the intersection of their complements and the complement of the intersection of the two sets in the union of their complements। देखो ये वर्ड्स में लिखा, सिंपल सी चीज ये बोल रहा है कि दोनों का यूनियन उसका कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा दोनों के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। आप वापस पढ़ोगे वही लिखा, ठीक है। These are called डी मॉर्गन्स लॉज। तो इस चीज को जो हमारा स्टेटमेंट है, क्या है हमारा स्टेटमेंट, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन उल्टा u और b, ये है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। These are named after the mathematician D Morgan। The complement a dash of a set A can be represented। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a सेट कैसे होगा, अगर हमारे u में कोई सेट अकर कर रहा है यानी कि a इज अ सबसेट ऑफ u, तो हमारा क्या हो जाएगा उस केस में, a कॉम्प्लीमेंट और a दोनों को मिला के ही u बनेगा। क्यों, क्योंकि कोई इवेंट है टॉस की, अगर मैं आप मान लो तो हेड आना और टेल्स आना, तो यही तो इवेंट है हेड और टेल, यानी कि u में क्या अकर करता है, आइदर h करता है आइदर t करता है। अगर आप a को h मान लोगे हेड अकर करने का,
तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली टेल्स बन जाएगा, और यूनिवर्सल में तो क्या है, हेड टेल्स दोनों आ जाएंगे। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन डी मॉर्गन्स लॉ थ्रू वेन डायग्राम। नेक्स्ट नाउ सम प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट्स की। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है कॉम्प्लीमेंट सेट्स की? पहला वन, कॉम्प्लीमेंट लॉस, यानी कि ए और ए यूनियन, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का आप यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट बनता है जो दिख रहा है। इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब दोनों का पार्ट ले लो, ये दोनों में अकर करता है, तो दोनों में अकर करेगा तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यू आ गया। ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। अब देखो ए और ए डैश में इंटरसेक्शन कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन आप लोगे, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आता है। सो दिस विल बी अवर, दैट इज 5, यू आ जाएगा दिस वन। ए यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि है हमारा ऑब्वियसली क्या था, जो हमने निकाला था अभी, डी मॉर्गन्स लॉ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप यूनियन लेके कॉम्प्लीमेंट लो या फिर कॉम्प्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो वो दोनों की वैल्यूज हमने न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखी, वो सेम आ रही थी। नेक्स्ट जो हमारा लॉ था वो ये था कि अगर ए और ए इंटरसेक्शन का आप ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले रहे हो तो 5 आ रहा है। अब इसको इस चीज से समझो, आप ये मत समझ लेना कि ए डैश में ये चीज इंस्क्राइब हो रही है, इंस्क्राइब वाला ये केस नहीं है। ए डैश जो आपका वो म्यूचुअली, ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। एक्सक्लूसिव कहने का मतलब जब ए अकर करेगी तो ए डैश नहीं कर सकती, और ए डैश करेगी तो ए नहीं करेगी। लेकिन दोनों अगर हम करें अकर, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो यू के बराबर है, क्यों, हमारी टोटल इवेंट है। तो आप चेक करोगे इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन वाला कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, 5 के बराबर। तो आप देख सकते हो ये 5 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। अब डबल कॉम्प्लीमेंटेशन आप करोगे तो क्या होगा, ए आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट मेरी इवेंट क्या है, अगर मैं इस एग्जांपल से समझूं तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरी इवेंट क्या थी, टेल्स आने की। ठीक है, तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की इवेंट को लिख दूं टेल्स, अब मैं ऊपर फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दूं यानी कि टेल्स ना आए तो मेरा क्या आएगा, हेड आएगा। ये आपको समझ में, और ये वापस से कौन सी इवेंट बन जाएगी, कौन से सेट को रिप्रेजेंट करेगी, ए को। ये देखो, क्योंकि ए हमारा क्या था, हेड को रिप्रेजेंट कर रहा था इवेंट। इवेंट से यहाँ पे आप सेट ही समझो, क्यों, क्योंकि ग्रुपिंग ही कर रहे हैं हम, हेड और टेल्स आने की ग्रुपिंग है, सेट से ही हम दिखा रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन सी द लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो 5 डैश यू एंड यू डैश इज इक्वल टू 5, मतलब अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट लोगे कि एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी कि कोई भी मेंबर्स नहीं, तो उसका उल्टा क्या होगा, सारे मेंबर्स हैं तो यू आ जाएगा। अब सारे मेंबर्स हैं उसका कॉम्प्लीमेंट करो तो 5 आ जाएगा। बोथ दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड। अब जैसे मैंने पहले वाले का आपको एग्जांपल दे दिया है कि कॉम्प्लीमेंट यूनियन, अगर ए और ए यूनियन, इन दोनों का यूनियन लोगे यानी कि ये वाली इवेंट भी और ये वाली, तो क्या यूनिवर्सल ही बन जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि यूनियन में दोनों इवेंट्स को हमको टुगेदर कवर कराना होता है। नेक्स्ट अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो तो ए और ए डैश में जो मैं आपको बता रहा था, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, दैट इज एम्प्टी सेट बन जाएगा। सो जैसा कि मैंने पिछले ऑपरेशन में आपको बताया था जब हमने यूनियन और इंटरसेक्शन किया था, वैसे ही मैंने इसको भी समराइज किया हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आप देखोगे कि अगर ए यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करोगे तो आपका वापस यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सारे इवेंट्स को आपके कवर कर देगा, दैट इज दे कवर एवरीथिंग। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट करूं तो 5 आ जाएगा, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, दैट इज दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन। अब आपका डी मॉर्गन्स लॉ जो कि हम दोनों डिस्कस करके आए हैं उसकी भी वहां पे समरी बनी हुई है। नेक्स्ट इज डबल कॉम्प्लीमेंट, ये भी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि अगर आप डबल करोगे तो वापस से ओरिजिनल सेट में पहुंच जाओगे। सो नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये भी मैंने बताया अगर कुछ नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एवरीथिंग, और सब कुछ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नथिंग। तो ऐसे ही आपको कंसेप्ट को आंखों से देखो और दिमाग से समझो, यही है वेन डायग्राम की ताकत। सो विद दिस कोट आई एंड अवर चैप्टर नंबर 1। आपको अगर कोई डाउट आता है प्लीज नीचे कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।